क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद इंफॉर्मेशन वॉर शुरू हो गया क्या? जी देखिए, इन्फॉर्मेशन वॉर भारत का विपक्ष अपने जब से वो लॉग इन होते हैं और लॉग इन होकर उनका डिजिटल फुटप्रिंट स्टार्ट होते हैं तब से वो शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक एक एग्जांपल दे करके बताऊं तो प्रोग्राम 45 मिनट से ज़्यादा का लंबा खिंच सकता है। अभी आपने बोला कि हम हेमंत जी ने बोला कि पेड़ा बना दूंगा। वो पेड़ा बनाने का एग्रेशन क्यों आया या किस बात पे आया? वो डिजिटल कंटेंट जो कि फेक नैरेटिव को स्टैब्लिश करने जा रहा था, उनको ये नहीं पता था कि इसको यहीं रहने देते, जमीन पे उतारने चले गए, रिपोर्ट कर दिया, किसी की पर्सनल लाइफ में आप घुस गए तो उसका खामियाजा क्या क्या भुगतना पड़ा आपको? सुप्रीम कोर्ट तक ने आपका जो है न्याय सम्मत साथ नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो न्याय सम्मत होगा। अब आते हैं मेन इस मुद्दे पे कि देखिए, ये जो फेक कंटेंट फैलाना है वो केवल पहले हम लोग बोलते थे 15 सेकेंड्स ऑफ फेम, अब वो घट के 5 सेकेंड्स हुआ। अब वो घट करके हाफ सेकेंड अगर मैं कहूँ या नैनो सेकंड बोलूं तो कोई मैं गलती नहीं करूंगा कि इतनी देर का फेम मिलता है और इससे आपकी पूरी बैंड बच जाती है। डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी खत्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। आप अपने पोस्ट डिलीट कर सकते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट कोई डिलीट नहीं कर सकता। स्क्रीनशॉट दुनिया भर में लाखों लोगों के पास पहुंच जाते हैं। अब विपक्ष इस तरह की बातें, देखिए अभी तो निकलना शुरू हो रहा है। अगर हम एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से अगर 50% भी सच माने जो बंगाल में अब निकल रहा है कि पर्सनलाइज टोल बूथ होते थे, नहीं सरकार का लेना देना नहीं, तो ये कंटेंट जो बन के निकल कर आ रहा है, जो लोगों को वहां पे सुरक्षा मिली है, शायद ये उसका फल है कि अब उनको कोई मारने काटने वाला नहीं है। ये तो यूजीसी हो गया, यूनिवर्सल यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज खास करके इंडी गठबंधन के लोग जो कलेक्टिव तौर पे कराते हैं, अभी देखिए कि एक डेरिक ओब्रायन जी हैं, टीएमसी से सांसद हैं और अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, इतना ही उनके बारे में मैं मानता हूं, क्योंकि इन जैसे लोगों से देश के आम आदमी का या सामान्य आदमी का या जमीनी नेता का कोई कल्याण नहीं होता। ये मुंह टेढ़ा करके केवल अंग्रेजी बोल लेंगे, लटियंस दिल्ली में रहेंगे और उससे अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनसे ये ग्राम प्रधानी का क्या है, अपनी सोसाइटी का जो प्राइवेट सोसाइटीज होती है ना नोएडा में, उसमें जो प्रेसिडेंट होता है सोसाइटी का या जो चेयरमैन होता है उसका चुनाव तो इनसे जीता ना जाए, ग्राम प्रधानी तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो लोग ये थोड़ा जो अंग्रेजी बोल के इन्फ्लुएंसर अपने आप को बने फिरते हैं, इन इन्फ्लुएंसरों की वजह से अब देखिए मैं बता रहा हूं, उसी क्रम में किसी ने बोलिया कि डेरिक ओब्रायन ने बोला था कि मैं अगर मोदी जी जीत गए तो मैं बाल छिला लूंगा। मैं कहता हूं है दम, अगर इसी तरह का अगर हम उस पर प्रोगेटिव जाएं तो कितना नुकसान होगा। आपने तो चैलेंज करके आप निकल लिए। एक थी कोई सयाली, जो भी उनका नाम मुझे नहीं पता पूरी तरह से, फिल्म अभिनेत्री थी। बताइए आपने अपने इन्फ्लुएंस का किस प्रकार से दुरुपयोग किया कि जमुना जी के पार, अब तो यहाँ हुगली सुंदरबन तक हम पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे हो गई। लेकिन सर इसी के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज, जब नोएडा प्रोटेस्ट हुआ था, सेम अकाउंट जो एक्टिव था अब वो पश्चिम बंगाल में एक्टिव है, तो इस पर क्या सरकार को भी अब ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं? शॉर्ट में सर। नहीं, निश्चित तौर पे, और वो हैं अगर गवर्नमेंट उसको इम्प्लाई करती है या उसको धरातल पे उतारती है तो यही विपक्ष कल उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। अगर सदन चल रहा हो तो सदन डिस्टर्ब करते हैं। अगर किसी का यूट्यूब चैनल फेक न्यूज फैलाने के लिए बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे ये भी आता है नजरिया कि भाई सामने वाले का घर चल रहा है इससे, तो किसी के पेट पे लात मारना, ये सरकार ऐसा नहीं सोचेगी। लेकिन इनको भी सोचना चाहिए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि आप उसी से कमा रहे हो, उसी से आपके बच्चों की फीस जा रही है या आपका पेट पल रहा है, तो कम से कम इस तरह का ना करें कि भारतीय आचार संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आप आए और आपकी बैंड बजाई जाए। ठीक है सर, बाहरी ताकतें एक्टिव है भारत के खिलाफ और विपक्ष चुप क्यों? फिर क्या राजनीति सर्वोपरि है इस मामले में भी? हाँ रंजना जी, देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं कि इस मुल्क की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी है। और देखिए अफवाहों से बचा जाए, जिस तरीके की अफवाहों का बात कही जा रही थी। अगर आपको एक कहावत बता दूं, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से अफवाह पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत का माहौल क्रिएट कर देगी। इसलिए हम सब भारतीयों को, मैंने सब भारतीय इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग घुसपैठिया भी हो सकते हैं, उन घुसपैठियों को अलग हटा के जो हम भारतीय, हम सब भारतीयों की नैतिक जिम्मेदारी है अपने मुल्क की सौहार्द बनाने की। और रही बात अभी यहाँ पर विदेशी ताकत की बात आपने कही, और यहाँ पे पाकिस्तान का भी नाम आया, और यहाँ पे अभी नोएडा का जो अकाउंट था उसका भी जिक्र आया जो पश्चिम बंगाल के अंदर एक्टिव बताया गया। 12 साल से हमारी केंद्र सरकार मौजूद है देश के अंदर। और रही बात यह कि आखिर ये जो पाकिस्तान का कनेक्शन जो हमारे देश के अंदर एक्टिविटी आ जाती है, ये आती है तो फिर आती कैसे, और जबकि देश तो सुरक्षित हाथों में। नहीं तो सर विपक्ष क्यों नहीं कुछ बोलता है? इसमें भी तो राजनीति। भाई साहब ने एकदम से पूरा जो है फरमा घुमा दिया कि सरकार ही जिम्मेदार है।
1 सेकंड से कम समय लगता है वीपीएन को ऑन करके अपनी लोकेशन छुपाने के लिए। बोलिए तो मैं अभी करके दिखा सकता हूँ, भाई साहब रंजना जी, के मैं सवाल का जवाब दे अच्छा, दूंगा। तो अगर इस तरह से माइक्रो लेवल पे अगर खुराफात, मतलब एक अगर ये मिनट, जानते हैं कि एक-एक करके बोलिए। अगर ये जानते हैं कि वीपीएन से लोकेशन छुपाई जाती है तो आप कर क्या रहे हैं? आपने डिजिटल पे अभी तक आपने अपना काम क्यों नहीं करा? आपको सिस्टम पे काम बहुत, करना चाहिए अरे ना। नाजिम भाई, ना, ना, बहुत ये एग्रेशन से नहीं, अटेंशन दुख नहीं होता मिलेगा, है हम लोगों को, अटेंशन से अगर अग्रेशन नहीं अफवाह मिलेगा। फैलती है। सिक्योरिटी तो एजेंसी लोगों को जिम्मेदारी के बताओ साथ ये काम करती है। मैंने तो बोला कि ऐसा हो सकता है, करने वाले ऐसा कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां जब उनको पकड़ती है, उनको ठेला जाता है सलाखों के पीछे, तब शायद आप देखते नहीं है, नहीं तो इस तरह से आपका एग्रेशन नहीं होता। मैम जरा ये बताएं आप, जो ये फेक न्यूज होती है, भ्रामक खबरें होती है, सीधे जमीन पर असर डालती है, और सिर्फ आप समझिए कि ये जो हिंसा कहीं ना कहीं इसी से भड़कती है, जो तस्वीरें हम देख पाते हैं इसी से होती है। तो आखिर किस तरह से इस पर लगाम लगाने की जरूरत है और आम जनता को भी कैसे सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, मैं तो बहुत सालों से देख रही हूँ, बहुत सारे दिल्ली के दंगों में हुआ, सभी जगह हुआ, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना बात करें। नॉर्मली जो एक हुजूम और सैलाब उबड़ता है वो किसी के लिए नहीं होता। अगर आपने एक गलत पोस्ट कर दिया, गलत वक्तव्य दे दिया, उसके ऊपर जो एग्रेशन होता है, चाहे आपका कॉपी पेस्ट शेयर फॉरवर्ड कुछ ना हो, लेकिन वो लोगों की जो सुगबुगाहट बनती है वो एक बहुत गलत इम्पैक्ट पे जाती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको अपनी जबान को बड़ा तोल के बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, अपनी कथनी को और कलम को बड़े हिसाब से चलाना चाहिए। ये बात मैंने कही। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी जानती हूँ, जब मैं चाहे उनमें कुछ पॉलिटिकली भी करते हैं और वो आधी से ज्यादा चीजें उनमें से गलत और इंटरप्रेटेड होती हैं। वो पॉलिटिकल चाहे किस पार्टी को भी लाभ पहुंचाने के लिए हो, वो नहीं होना चाहिए। जब आपको लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को गलत भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं और उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर ये देखा जाता है कि आप व्यक्ति विशेष का चेहरा देख के कार्रवाई कर रहे हैं। मैं इस सरकार से, मौजूदा सरकार जब होती है, सवाल उसी से करे जाते हैं, विपक्ष नहीं होता। विपक्ष हमेशा मौजूदा सरकार से सवाल करता है और मौजूदा सरकार से ही हम लोग भी पूछते हैं कि अगर ये चीजें हो रही है तो आप इन पे कार्रवाई कीजिए। एक दो चीजें मैंने भी देखी, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम लोग को बहुत लोग फॉलो करते हैं और हम उनको पढ़ते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति के जाके चीज पे लिखा कि भाई आप ये चीजें गलत दे रहे हो, नहीं करो। अब वो व्यक्ति एक प्रशासनिक पद पर था, शासन पे था, उसने बोला जी मैं तो सरकारी नौकरी हूँ, उसने अपना डिलीट कर दिया पोस्ट। मैंने कहा जब तुम्हें चीज नहीं पता और तुम उसके बारे में लिख रहे हो और तुम हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़े और हमने वो व्यक्तिगत देखी है, तो गलत चीजें मत कीजिए। पहले सच्चे साक्ष्यों को समझिए, सच्चाई को समझिए, लिखिए। उस व्यक्ति कहता जी मैं तो सरकारी पद पे हूँ, मैंने कहा तब तो बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए आपको। चलो हम जैसे लोग हैं, कोई लिखे तो समझ में आता है, लेकिन आप व्यक्ति विशेष के प्रति एक भ्रामक जानकारी देके लोगों को बरगला रहे हैं, वो चीजें बहुत गलत है। तो बेहतर है, लेकिन लोग सुनते हैं, लोग उसमें तालियां बजाते हैं। देखिए, अपने मतलब का मसाला सब ढूंढ के खुश हो जाते हैं। आज के टाइम में जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, मैं समझती हूँ कार्रवाई भी चेहरा देखकर होती है। देखिए, ये बात इसमें कोई कहने की गुरेज नहीं है कि आप व्यक्ति विशेष का चेहरा देखते हैं कि आपको कार्रवाई किस पे करनी है, नहीं करनी है। लोगों के ये सच बात है कि जब चीजें पता है आपको, इस चीज अकाउंट पे ये चीजें हो रही हैं, तो उसको डिटेक्ट कीजिए, धरपकड़ कीजिए। आजकल साइबर एक्सपर्टीज इतने स्ट्रांग हो गए हैं, चाहे वो सामाजिक दंगे हो रहे हो, चाहे सामाजिक क्राइम हो रहा हो, कुछ तो हो रहा हो, लेकिन आपको पकड़ना चाहिए। अब सोशल मीडिया पे लोग, आप बहुत सारे, आजकल तो सबसे खतरनाक चीज मुझे लगता है एआई। अब जिस तरह से एआई का लोग मिसयूज कर रहे हैं, मुझे तो ये बहुत सारी चीजों में मैं बच्चों से पूछती हूँ, ये एआई जनरेटेड है, ओरिजिनल है? आजकल आप उसमें नहीं कर पाते हैं लोग। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो फिर भी एक्सपर्टीज है, जो नहीं होते तो पागलों की तरह उसके पीछे अरे 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 ऐसा हो गया, चाहे वो लोग मार दिया, कट गया, ये चीजें गलत चीजें हैं। तो सरकार देखो, चीजें हम प्रगति तो कर रहे हैं, मैं कहती हूँ एआई हम लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा सोशल मीडिया पे। और ये एआई इतनी भ्रामक जानकारी देखता है, कहीं भी लिखा रहता है, बहुत लोग नहीं नोटिस करते कि ये जनरेटेड है या एक्चुअल है। अब ये बहुत डेंजरस समझना और उसी तरह से काम करना जरूरी है। सोशल मीडिया आज समय की मांग है, क्योंकि उसके जरिए लोग आगे भी बढ़ते हैं और वो हमारे समाज में बहुत इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है कि कोई विदेशी ताकत जो इंटरफेयर हो रहा है, या पाकिस्तान से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, या भ्रामक खबरें समाज में फैल रही, तो आपको क्या लगता है कैसे इस पर रोक लगाने की जरूरत है और क्या स्थिति होती है? देखिए, आम लोगों को तो सबसे पहले जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, छोटा सा ही, बॉलीवुड का जो हुआ था। असरानी साहब के बारे में डेथ होने से पहले ही एक पोस्ट फैला हुआ था कि क्या उनकी डेथ हो गई। तो फिर मेरे किसी साथी ने, मुझे मीडिया के कर्मी ने फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि भाई ये खबर आ रही है कि क्या ये सच है कि असरानी साहब जीवित हैं या उनकी डेथ हो गई है। अभी तो फिलहाल उनकी डेथ हो गई है, लेकिन ये डेथ से पहले का किस्सा है। तो अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्या मैं अब असरानी साहब से फ़ोन करके ये पूछूं कि सर आप
जीवित मतलब तो मैंने लेकिन फिर उनके मैनेजर को फोन किया, मैंने सर की लोकेशन पूछी और उससे उनको बताया कि ये जो खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो गई है वो बिल्कुल एकदम गलत खबर है। तो इस तरह के बहुत सारी किसी जैसे जैसे धर्मेंद्र साहब के लिए देखने के लिए मिला। रही विदेशी ताकतों के बारे में, तो जो भी इस तरह के ट्विटर अकाउंट हैं, जो भी सोशल अकाउंट हैं, बहुत सारे सरकार बीच बीच में ब्लॉक भी करती है, और जो और भी इस तरह के अकाउंट्स हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है। ठीक है अमित जी, सोशल मीडिया पर एक एक्टर एक्ट्रेस हो या सेलिब्रिटीज हो वो काफी ज्यादा प्रभाव रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज की बात आती है तो इंडस्ट्री में आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जो फेक न्यूज़ है वो इंडस्ट्री में भी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी लेके काफ़ी आती है। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा फिल्म इवेंट है वो कान फिल्म फेस्टिवल है। पिछले 4 साल से इन्फ्लुएंसर्स कान फिल्म फेस्टिवल जाने लग गए हैं, और सोशल मीडिया ऐसे प्रोजेक्ट करता है जैसे कान फिल्म फेस्टिवल वालों ने उन्हें इनवाइट करके बुलाया है, जबकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। वो अपना पैसा खर्च करके जाते हैं। एक डिज़ाइनर थी, काफ़ी नीचे स्तर से उठी थी, उसके बारे में न्यूज़ आ गई 2021 में कि 50 करोड़ की डील साइन हो गई है एक हिंदुस्तानी एक्ट्रेस जो हॉलीवुड में जाके बैठी हुई है उनके साथ। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था, कोई हकीकत नहीं थी। आज 2021 से 2026 हो गया, 5 साल हो गए, कुछ हुआ? तो जिसे 50 करोड़ रुपए खर्च करने हैं वो वहाँ का जो टॉप डिजाइनर है अलेक्जेंडर मैक्वेन उसको लेगा। अब आते हैं जो ये पॉलिटिक्स पे, सोशल मीडिया पे सारे आते रहते हैं। नोएडा अनरेस्ट में आ ही गया कि कितने सारे फेक अकाउंट्स खुले थे, और फेक अकाउंट्स बंद भी होते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी से खुल जाते हैं। वो मशरूम्स है ना, तो ये कितना टाइम लगता है एक फेक अकाउंट खोलने में? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगते। तो कितना भी आप इन्हें काट लीजिए, ये तो एक मशरूम की तरह उगते जाएंगे। जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अपने बनाते जाएंगी और सरकार जो है वो उसे खत्म करती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक खत्म हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि जी 12 साल में क्या किया, 15 साल में क्या किया बीजेपी ने, पहले बम धमाके 2000 से आप 2010 का उठा के देख लीजिए। कभी मुंबई में हो रहा है, कभी पुणे में हो रहा है, कभी क्या कहते हैं जयपुर में हो रहा है, कभी पुलवामा में होता है, कभी पहलगाम में होता है। पुलवामा और पहलगाम समझ लीजिए, वो आतंकी घटनाएं हैं, वो आतंकी घटनाएं हैं। दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, जयपुर, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हुआ कोई बम ब्लास्ट? एक एक करके सर, एक एक करके मैंने तो हुआ कोई? मैंने पहलगाम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सर, एक एक करके आप लोग झूठ बोल रहे हैं, इसी तरीके की अफवाह। बीजेपी झूठ बोलती कह रहे हैं। तरीके की अफवाह देखिए, अगर ये ना बोलें कि बीजेपी झूठ बोलती है तो इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बहुत से विरोधी दल या यूं कहें डिजिटल मीडिया पे अफवाह फैलाने वाले लोग, वो जब तक सरकार को गाली ना दे ले या सरकार के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा ना बोल ले, तब तक उनका भोजन ही नहीं पचेगा। लेकिन सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या जब ऐसी तस्वीर आ रही है, राजनीति क्या इससे, जब आप बाहरी ताकतें एक्टिव है भारत के खिलाफ, यहाँ पर हिंसा भड़के, यहाँ पर अशांति फैले, तो क्या इस मामले में भी विपक्ष को राजनीति करने की जरूरत है कि साथ आने की जरूरत है? सर, सिंपल से सवाल है, जवाब दे दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने पहलगाम का जिक्र इसलिए करा क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे, मेरे 26 भारतीयों को शहीद कर दिया, और वही इंसान की शक्ल में जो बचाने वाले थे। जब भारत इसके खिलाफ कार्रवाई करता है, नहीं, भारत इसके खिलाफ कार्रवाई करता है, तभी तो विपक्ष सवाल उठा देता है। साथ खड़े हुए थे, 140 करोड़ की आबादी, मुल्क के वजीर आजम देश के साथ। आपने ऑपरेशन सिंदूर पे नहीं सवाल खड़े किए, स्ट्राइक पे सवाल नहीं खड़े किए। सोफिया कुरैशी बहन का भी समर्थन करा, व्योमिका सिंह का भी समर्थन करा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को हमारी बहनों ने नस्ते नाबूद कर दिया, हमें बड़ा फख्र था। लेकिन मेरा कहने का मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के यहाँ से पहले देखिए कितनी कॉल्स आते थे गलत करके। औकात नहीं हमारे भारत के। आप तो सर मानने को तैयार नहीं कि कुछ भी नहीं बदला। ठीक है सर, आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पाकिस्तान जो अकाउंट डिडक्ट किए गए हैं वो पाकिस्तान से हैंडल होता है। दूसरी बात सर, नोएडा प्रोटेस्ट में भी वही सेम अकाउंट था, तो क्या अब कार्रवाई की जरूरत? आयुषी तिवारी proudindian.com ये अकाउंट था। इस अकाउंट से नोएडा वाले की न्यूज आई कि यहाँ पे गोलियां चल रही हैं और 21 लोग मार दिए गए। पहले 11 लोग, पे 14 लोग, 21 लोग मार दिए। उसके बाद उसी के अकाउंट से पकड़ हुई, वो अपने उस पर VPN यूज कर रहे थे,
हकीकत में आयुषी तिवारी नाम की कोई लड़की नहीं है, ये पाकिस्तान से हो रहा था, बाकायदे उसके सबूत मिल गए। सबूत मिलने के बाद जो आदमी साउथ में गिरफ्तार हुआ वो भी यहाँ पर था, वो ऑपरेट कर रहा था। ये अकाउंट जो है आयुषी तिवारी के नाम से, ये भी इधर कैफी रोड से चल रहा है। ये जगह जगह दिखा रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दी गई, ये तोड़ दिया गया, कहीं कहीं हरी हरी दीवारें दिखा रहे हैं, कुछ मुस्लिम को दिखा रहे हैं, बुरी तरीके लोगों ने मार दिया, हत्या कर दिया। ऐसी न्यूज नहीं। हाँ, ये जरूर है थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाएं हुई है, आसनसोल में हुई है, वहां पे टीएमसी का कार्यालय, मगर वहां पे उनके जो हाथ पकड़े गए हैं, जो लोग हैं, वो उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हीं के। हाँ, इसमें सच है कि चूंकि एक चेंजिंग हुई है तो कुछ लोग उसमें उतरे हैं। अब आपको बता रहे हैं, यहीं पे मणिशंकर अय्यर नाम का एक सांसद है, नोएडा में रहता है, वो भगाया गया, उसकी लड़की भी सोसाइटी से भगाई गई, बाहर सामान फेंका गया, खुल करके पाकिस्तान तब से लेके अभी तक समर्थन कर रहा है, अभी तक। दूसरी सुनिए, अभी मधु किश्वर का एक बयान आया है, एक मधु किश्वर का बयान आया है, कश्मीर की एक महिला नेता महबूबा के लिए, उसका चक्कर बताया किसके साथ था। ठीक है सर, ये तमाम सवाल है, लेकिन सर उस अकाउंट से भी डीलिंग हुई है। सुन लीजिए, 98-99 लोग मरे हैं, गोली चली है, कहाँ? यही आयुषी तिवारी के। दूसरी आपको बात बतलाना, इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी उसकी भी चल रही है, वो कपूर जो है फिल्मी, वो कि वो एक्सपायर हो गए, ये भी झूठी फेक। ठीक है सर, बात बंगाल की हो तो ज्यादा बेहतर हो जाती है। प्रोग्राम का इस समय का उपयोग, हमने एयर टाइम का उपयोग हम उन बच्चों को या उन लोगों को, उन श्रोताओं को जागृत करने के लिए करेंगे जिनको शायद ये नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ वीडियो भी एकदम हूबहू उसकी नकल लगता बिल्कुल है। सर, हम इसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो हमें सावधान रहना है। मैं अगर अपने समय का उपयोग करूंगा, देखिए विपक्ष तो हमेशा गाली देगा, सरकार कितनी भी काम कर ले विपक्ष उस पे गाली देगा ही देगा, लेकिन मैं दर्शकों को एक विनती करना चाहूंगा कि तुरंत रिएक्शन देना, ये सबसे बड़ी। ठीक है, यहाँ पर जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं। सर, क्या सोशल मीडिया आप यूज करते हैं? सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? उसमें जो फेक खबरें होती हैं, मैम, अभी तो पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके थ्रू जैसे भी, पहले तो बीजेपी को बहुत बहुत बधाई कि उनको इतनी अच्छी जीत हासिल हुई। पहले उन्होंने भी यही किया है, वहाँ पे जो टीएमसी के नेता थे उन्होंने भी बहुत गुंडागर्दी की, तो वो ठीक कर रहे हैं, वो चल रहा है रिवेंज। हाँ, तो वो ठीक है। जब कुछ भी आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या जांचते हैं पहले या फिर शेयर कर देते हैं? बिल्कुल जांचना चाहिए, समाज को बुरी चीजों की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, अच्छाई की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि लोगों का भला हो सके। जो कंटेंट ही गलत डाल रहा है तो समाज को बिगाड़ रहा है। तो सर, कैसे सतर्क रहें फिर? इसके लिए आप बताइए, आप एक जनता के तौर पर जब सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया के लिए कहूँगा, मीडिया है और भी चीजें हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, सच दिखा सकते हैं, और वो ऑन फ्लोर आना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। जब आपके पास कोई खबर आती है तो आप उसे कैसे देखते हैं, किस तरह से शेयर करते हैं? उसको वेरीफाई किया जाता है, गूगल से भी पूछ लोगे तो। आप एआई का दौर है, बहुत इजी है, डालिए उस पर, सर्च करिए, तुरंत बता देगा। वो फेक होगी तो वो फेक बता देगा, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल बताएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जनता जागरूक है। लेकिन सर, जरा आप ये बताइए, क्या इन तमाम चीजों को लेकर क्या कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है क्या? ये देखिए, पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब डिजिटल मीडिया। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत से एंकर और पत्रकार, सीनियर पत्रकार ये कहते हैं कि नैरेटिव सेट नहीं होता है ना। 2016 के पहले वो नैरेटिव सेट करते थे, जो बोलते थे वही उसी पे चर्चा होती थी। उसके बाद से अब डिजिटल मीडिया पे जो बोला जाता है, डिजिटल मीडिया पे जो लिखा जाता है, उसी पे नैरेटिव आगे बढ़ना शुरू होता है। तो हम देखेंगे तो पाएंगे कि देखिए, जो भी इन्फ्लुएंसर है, जिसके भी 500 के ऊपर फॉलोअर हैं, वो सोचता है कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देता है। अब एल्गोरिदम किस हिसाब से पकड़ता है? जिन पे एक्टिविटी ज्यादा है, जहां पे कि लोग बार बार आ रहे हैं पढ़ने के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म का, चाहे वो मेटा हो या अल्फाबेट हो, यूट्यूब, कुछ भी हो, वो एल्गोरिदम उसी हिसाब से चलेंगे कि भाई जहां एक्टिविटी ज्यादा हो रही है उसको ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे, उसको प्राकृतिक रूप से दूसरों को ज्यादा भेजेंगे। अब इसी में कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि एक बार तुक्का लग गया तो बार बार लगेगा। जो इस रोग के रोगी होते हैं, उनकी बेचैनी सबसे ज्यादा होती है, और वो विपक्ष से भी ज्यादा आग लेकर के कोई पोस्ट करते हैं। अब देखिए, बहुत से ऐसे पूर्व पत्रकारों को मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आप ऐसा कंटेंट ही, अरे भाई आप महारथी हैं, आप कम से कम समाज के प्रति अपने दायित्वों का तो निर्वहन करिए। आपको पता है कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं, आपकी एक कही हुई बात किसी को किस दिशा में ले जाएगी। मारा हमेशा गरीब जाता है। अब डिजिटल मीडिया पे गरीब से मेरा तात्पर्य है जिसको जानकारी ना होना है। 5000 के फोन में किसी के पास भी है, 300 का 5300 में एक डिजिटल वॉरियर खड़ा हो जाता है, और विपक्ष उसको ऐसा मान लेता है कि वो आपके पूरा बूथ जिता देगा। ऐसा नहीं होता है।
और ऐसा होने में कितने कोलैटरल डैमेज होते हैं। आज टीएमसी के वाले, तो बढ़िया हुआ कि ये कह दिया गया है कि अब टीएमसी का कोई व्यक्ति भाजपा में नहीं आएगा, लेकिन देखिए किस प्रकार से वहां पहले जब वामपंथी हुआ करते थे तो ममता दीदी, जब आप कांग्रेस थी पहले, फिर वामपंथी आए, फिर ममता दीदी आई, 3 सेशन सबने चलाया, उसके बाद क्या स्थिति आई। आज जो जनता, आज जो हम कंटेंट देखने को हमें मिल रहा है, जो पीछे के लोग थे तो उसमें अखबार पत्रिकाएं थी, आज तुरंत देखने को मिल रहा है। और मैं इस अवसर पे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, अपने पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, मैं सारी उस जनता से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस कंटेंट को देख करके तुरंत अपने इमोशंस को मत निकालें बाहर, थोड़ा रुके, उसका क्लैरिफिकेशन आने दें और तुरंत रिएक्शन तो कभी ना करें। आपके एक लाइक से किसी की तकदीर नहीं बदलेगी, लेकिन आपके 1 सेकंड रुकने से डिजिटल मीडिया पे फैली हुई अफवाह जरूर रुक जाएगी। समाज में डिजिटल लिटरेसी की भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल डिजिटल लिटरेसी होनी भी चाहिए। सेकेंडली मैं इस पे एक बात अपने कमेंट ऐड करूंगी। याद है अभी थोड़े दिन पे ईरान का और यूएई के युद्ध में दुबई के पीछे कुछ हमले हुए थे, तो वहां पे बहुत सारे भारतीयों ने बहुत सारे वीडियो रिलीज किए थे और वहाँ की गवर्नमेंट ने जब इतना सख्त कदम लिया कि उनको डिपोर्ट किया और जेल में डाला और सबसे बोला कि कोई गलत चीजें शेयर नहीं करेगा जिससे उनकी छवि खराब हो रही है। तो एक एग्जाम्पल सेट हुआ, उसके बाद सारे सबके सोशल मीडिया सब चीजें बंद हो गई, नॉर्मल लाइफ दिखाने लगे और जबकि चीजें अभी भी हो रही है। तो मैं कहती हूँ सरकार को यहाँ पे बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर के ऊपर और बिल्कुल उनको उठा के जेलों में डालो। जो उनको इतनी लापरवाही नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप महसूस करते हैं कि इनका कंटेंट समाज के हित के लिए नहीं है, देश के हित के लिए नहीं है, उठाइए। बाहर के हैं तो बाहर से चीजें कार्रवाई कीजिए, उनको डिपोर्ट कीजिए, इंडिया से कर रहे हैं डिपोर्ट कीजिए, जेल में डालिए, कुछ भी कीजिए। इस सरकार को सख्त होगा। सेकेंडली बात हो रही है वेस्ट बंगाल वाले सिनेरियो की, तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में मैंने सुबह से जब से इलेक्शन हुआ पहले दिन से बहुत सारे वीडियोस हमने देखे। हमने यहाँ डिबेट भी बहस करी, अजयपाल शर्मा जी के ऊपर हमने डिबेट करी थी, उनकी कंटेंट उनके रील पे। तो कुल चीजें जो अगर वो उन्होंने चीजें करी उसके बाद बदलाव आया, बंगाल में जो बदलाव आया, मैं कहती हूँ 3 दशक से ममता दीदी थी और जैसे भाई साहब ने बताया तो सबने करा, लेकिन आज वेस्ट बंगाल आज भी बहुत पिछड़ा है, प्रगति के नाम पर बहुत जीरो है। अगर देखिए बदलाव हम भी चाहते थे, बदलाव आए, कोई भी आए, एटलीस्ट बीजेपी कुछ काम तो करेगी, प्रूव करेगी, दिखाएगी, लोगों की सुविधा के लिए लोग वहाँ खुश हैं। इवन मैं कहती हूँ बहुत खुश हैं, चीजें बन रही हैं। मैं आने से पहले 2 रील देखी और इतनी भयानक सी थी और वो चाहे कंटेंट पे लिखा गया कि बीजेपी वालों ने इनको मारा, टीएमसी वालों को एक था, टीएमसी वालों ने बीजेपी वाले का मारा, तो देख के दिल रोने का था। अब ये समझ में नहीं आता, लोगों ने रील डाल दी और दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए क्या सच है क्या नहीं। हम जैसे जो नॉन पॉलिटिशियन लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता, तो एक धारणा क्रिएट बन जाती है समाज के प्रति, वो नहीं होना चाहिए। जब चीजें ऐसी जाके सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही है, चाहे किसी के लिए प्रति हो, उनको फौरन डिलीट करें, उनको ब्लॉक करें और उनको उठाएं और उनको जेल में डालें। यानी कि तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। सर, विदेशी रिपोर्ट का हवाला देकर तो सरकार से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब आज ये बात पूरी तरह से कंफर्म है, जांच में ये बात निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान से हैंडल हो रहा है, तो क्या इसमें आपको नहीं लगता कि विपक्ष को भी सहयोग करने की जरूरत है? हाँ रंजना जी, देखिए जब पाकिस्तान का नाम आता तो हमारा खून खोलने लगता है और इतना खून खोलता है कि आपको बता नहीं सकते। पाकिस्तान को हम है ना नस्ते नाबूद कर देते। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाए, क्योंकि आतंक की मुल्क है वो, और किस तरीके से वो आतंक मचाने के लिए हमारे भारत के अंदर उन भोले भाले लोगों का सहारा लेता है, जिनको कोई जानकारी नहीं होती, सोशल मीडिया पे फंस जाते हैं, हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे युवक या युवतियां हैं जो उनके जाल में फंस जाते हैं। बहुत सौ को आपने देखा होगा कि हमारे नौजवान साथी अच्छे पढ़े लिखे होकर भारत के खिलाफ जासूसी करने लगते हैं। आखिर पाकिस्तान जो अपनी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे भारतीयों पर कर रहा है, सबसे पहले हमें उस चीज पे पकड़ करने की सख्त जरूरत है और सोशल मीडिया पर तो लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। जिस तरीके से हर चीज की केवाईसी होती है, उसी तरीके से तो फिर विपक्ष की चुप्पी क्यों रहती है? फिर देखिए विपक्ष बिल्कुल साथ खड़ा हुआ, विपक्ष साथ खड़ा हुआ, क्योंकि ये मेरे देश का मामला, और जब देश का मामला तो विपक्ष बिल्कुल मजबूती तो आपको सवाल तो नहीं उठाने चाहिए, विपक्ष एकदम साथ खड़ा कह रहे हैं। देखिए भारत की जो है बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि सदन में एक इंडी गठबंधन है, उस इंडी गठबंधन में विपक्ष के विपक्ष और उस आपस में भी एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष हैं। तो कौन सा विपक्ष कब खड़ा होता है और कौन सा विपक्ष कब बैठता है, ये सरकार को थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल है। और उसमें भी कौन सा विपक्ष देशद्रोहियों के साथ है, सही में लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है या केवल वैचारिक सपोर्ट कर रहा है। देखिए एआई चीजों को आसान कर चुका है, ठीक है, लेकिन अगर एआई की ही गति से अगर सरकार कार्रवाई करने लग जाए
तो शायद स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएगी और विपक्ष कहेगा कि आप तो तानाशाही रवैया अपना लिए हैं। आपको अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से इन लोगों की एनालॉजी चल रही है, उस हिसाब से अगर जेल में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, लाइन से ट्रैक उठे, जेल में जाओ, तो संविधान का एक अपना प्रारूप है। भारत में भी आईटी के संबंधित कानून है और भारत सरकार उन्हीं के अनुरूप काम करती है। समय लगता है, लेकिन हमारे लिए सुरक्षा ज्यादा है। किसी चीज को एक्सेस स्ट्रेच कर करके 15 सेकंड का फेम लेने में भारत सरकार या मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं है। विश्व में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें मोदी जी भी एक हैं, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और सरकार को उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती प्रवोक करेगा कि नहीं आप करो, तो मैं इसको मानूंगा, हम इसको मानेंगे कि ये केवल अटेंशन सीख कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है सर, 30 सेकंड बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात रखूंगा। देखिए, मुझे देश की सुरक्षा की चिंता है, मुझे अपने देश की आवाम की फिक्र है। भाई, हमसे क्या चाहते हैं आप लोग, हमसे पूछिए, हम आपके साथ उसी बात में बात करेंगे, आपके साथ खड़े हुए। नहीं, सुन लीजिए, उसी साथ में खड़े हुए। भाई, मेरे देश के अंदर मेरी जो आवाम है वो सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, सवाल पूछिए। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने सवाल किया। बस भैया, ये 15 सेकंड, अब 5 सेकंड ऑफ फेम खोजना बंद कर दीजिए। 5 सेकंड से फेम से आपका यूट्यूब मोनेटाइज नहीं होगा, आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं होगा और आप ही एक ही दिन में, एक ही हफ्ते में लखपति नहीं बनेंगे। मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया, किसी का पैसा अभी तक नहीं आया। जो रेगुलर होता है कंटेंट बनाने में, उसका कुछ भले कल्याण होता है, और अब भी कंटेंट विथ वैल्यू बनाना होता है, तब ये प्लेटफॉर्म आपको देते हैं नए ग्राहक, तब पैसा आता है। लोग इस अफवाह के चक्कर में, बहुत से बच्चे, बहुत से मैंने आपसे मैं चाहता हूं, मैंने आपका जवाब यही है कि 5 सेकंड का फेम से आपको मोनेटाइजेशन नहीं होगा। ठीक है सर। अमित सर, आप जाहिर तौर पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को नेम फेम वो आगे बढ़ भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक भी हो गया है। तो किस तरह से सावधानी और सतर्कता जरूरत भी है? देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज को लॉजिकली समझेंगे तो उसमें फेल नहीं होंगे। इस टाइम करीब 2 करोड़ ऑफिशियल फिगर है कंटेंट क्रिएटर्स की, जिनके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिनके 100 से ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है इंस्टाग्राम पे। पर इसमें से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं? अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कंटेंट से लेके एक रिपोर्ट भी आई थी सामने। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 12,000 लोग जो हैं 2 करोड़ में से, वो पैसा कमा रहे हैं। तो जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, तो वो ऊल जलूल जो रील्स होती हैं वो बनाना वैसे ही छोड़ देंगे। अभी आपने सुना होगा, मेरठ एक्सप्रेसवे में एक आदमी की टोयोटा फॉर्च्यूनर पलट गई स्टंट करते हुए, रील बनाने के चक्कर में। 2 लड़कियां जो हैं वो ट्रेन से कट के मर गई थी, वो रील बना रही थी। तो ये इस टाइप की रील सबसे पहले तो बैन होनी चाहिए। जो इस टाइप की रील्स होती हैं, ये इंस्टाग्राम को ही बैन करनी चाहिए, ट्विटर को बैन करनी चाहिए, यूट्यूब को बैन करनी चाहिए। जब वो यहाँ पे इंडिया के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो इंडियन गाइडलाइंस हैं, तो उन्हें ये बैन करनी चाहिए, जियो लॉक करना चाहिए ऐसी जो एक्सट्रीम रील्स हैं। तो क्या है, अगर आप लॉजिकली चलेंगे तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है वो ठीक आएगा। एट द सेम टाइम पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने बच्चों पे, कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ भी आप देख रहे हैं उसे गूगल जरूर कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, नहीं, मैं न्यूज़पेपर्स पे आप देखिए, और ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर्स पे भी वो गलत नहीं है, लेकिन अगर 4-5 न्यूज़पेपर पे एक ही न्यूज़ मिल रही है तो इसका मतलब वो सोर्स सही होगा, क्योंकि पहले भी गलत न्यूज़ आती थी लेकिन न्यूज़पेपर्स उसे एक्सेप्ट करते थे और एक माफीनामा डालते थे। अब शायद ये कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपने एक कोरोबोरेशन जो है, जो न्यूज़ है, उसका कर लिया है। फिल्म इंडस्ट्री कितनी सतर्क है, क्योंकि कहते हैं ना कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना भी है, तो जाहिर तौर पर एक जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और देखो, मैं ज्यादातर बताऊं आपको कि हो क्या रहा है हमारे समाज में। जितने भी युवा हैं वो अब नेम फेम कमाना चाहते हैं बॉलीवुड में जाके और उस तरह से जाके। मैं इसमें डिफरेंस आपको एक बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा जो डिफरेंस है। खाली रील बना लेना, कोई सॉन्ग चल जाना, उसको बना के डाल देना और कुछ लाइक्स आ जाना, वो एक डिफरेंट है। जब हम लोग कभी भी जाके एक्ट करते हैं कैमरे के सामने जाके, तो पूरा हमको डायलॉग रीडिंग करनी होती है, उसके टेक देने होते हैं। एक बार नहीं, वो 3-3, 4-4 बार, डायरेक्टर सर मेरे साथ में खड़े हैं, ये सब बता सकते हैं, 4-4, 5 बार बाद उसको रीटेक होता है और उसको रिपीट करना होता है, तब जाके कहीं जाके एक टेक हमारा क्लियर होता है।
तो अगर नेम फेम बनाना है तो उसके लिए हमको बहुत सारे सोर्सेज हैं, जिसमें थिएटर एक माध्यम कहा जाता है हमारी लाइन में किसी भी नेम फेम को कमाने के लिए। तो वो जाके करें लोग, जाके फिर उसके बाद आगे जाके बॉलीवुड में उनको अच्छे किरदार भी मिलेंगे। लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाखों के संख्या में फॉलोवर हैं और बहुत सारी रील्स बना रहे हैं, रील्स बड़ी फेमस है उनकी, लेकिन जब उनको किसी फिल्म में छोटा सा किरदार मिल जाता है या सीरियल में कोई किरदार मिल जाता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आप रील की तरफ जा रहे हो, आपको नेम फेम कुछ भी चाहिए, तो आप अगर बॉलीवुड की तरफ जाना चाहते हो तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए और काम करना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ। कई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके आप फॉलोअर्स देखेंगे करीब 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, लेकिन जब आप उनकी रील्स देखेंगे तो व्यूज कितने 2000 फेक फॉलोअर्स। हाँ, तो वो साफ दिख जाता है फेक फॉलोअर्स हैं। और आजकल जो फिल्म मेकर्स हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपने 100 कंटेंट डाला है तो उनमें एवरेज व्यूज कितने आ रहे हैं। अब 1-2 मिलियन वाले 1-2 वीडियोस पे कई बार 2-3 मिलियन व्यूज। सर ये भी तो एक तरह की इन्फॉर्मेशन है और इसे लेकर जो लोग हैं उन्हें भी तो सतर्क रहने और समझदारी की जरूरत है बिल्कुल। कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये भी आप देखिए, जो भी फॉलोअर्स खरीद रहा है कि आप उसे कितना मेंटेन कर पाएंगे। कहीं मेरे व्यूज ही 1000-2000 रह गए तो मेरा तो कोई मतलब, जो पैसा चाहिए उन्हें, पैसे के लिए ही तो कर रही है, तो वो तो मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सही दें और अपना पूरा एक लॉजिकल प्लान बनाएं कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, तब वो काम करेंगे। हाँ सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही फेक न्यूज, ये बड़े लीडर फैला रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बोला कि हमको लातों से मारा गया और मैं वहां पड़ गई भवानीपुर पे लातों से। वहां के चुनाव अधिकारियों ने भी कहा कि आप ये बता दीजिए, वही सब अफसर ड्यूटी पे तैनात आपके सामने आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, आप पहचान दीजिए। और भाजपा ने भी कहा कि हमारा कोई कार्यकर्ता है तो उसको हम अपने यहाँ से निकाल देंगे। ममता बनर्जी ने, अब वहाँ लोग क्या मीम बना रहे हैं, मतलब गलत मीम बना रहे हैं। वहाँ पे कई जगह ऐसे हुए लोगों के जनाजे निकल। सर सवाल तो यही ना कि कैसे इसे रोका जाए। ये बड़े नेता कर रहे हैं। बड़े नेता मतलब इस तरह का झूठ का लात वाली बात कही। वहां सब लोग पूछ रहे हैं, वहां प्रशासन ने भी पूछा उनसे, पुलिस अधिकारियों ने, किसने लात मारी, कहाँ पे। वहाँ वीडियो भी, सारे वीडियो कोई बंद नहीं हुआ, मगर इस तरह नेता झूठ बोलेंगे। वहां पे कई जगह जनाजे जा रहे थे, बीजेपी वालों ने अपने जुलूस हटा लिए, पूरा रास्ता दे दिया। यही नहीं, तमाम जगह ऐसे हुआ है कि आज जिस समय शुभेंदु अधिकारी बाहर निकले हैं तो उन्होंने वो गए टीएमसी के उस पे, उन्होंने हाथ जोड़े, भैया से मतभेद खत्म, हम लोग चाय साथ पियेंगे। और उन्होंने उनसे कहा कि हमें चाय पिलाइए, चाय पी। ये सब नहीं दिखाया। दिखाया क्या जा रहा है, आर्मी लग गई है। तमाम टीएमसी विपक्षी वो की वहाँ आर्मी लगी हुई है। सही, और 50,000 ईरान में लगी थी, अमेरिका ने लगाई थी, और यहाँ 4.5 लाख लगी है। सब आंकड़े भी गलत दिए जा। तो बड़े बड़े नेता भी अब्बाई उड़ाने, विदेशी सब मिल करके ये गलत हो रहा। देश में असल में ये जैसे नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में, ऐसा यहाँ चाह रहा है, यहाँ संभव नहीं। बिल्कुल ये संभव नहीं और इसे लेकर लगातार सरकार काम भी कर रही है। लेकिन सर अब क्या लगता है कि क्या डिजिटल स्ट्राइक की भी जरूरत है क्या? जी देखिए, हमें पढ़ाया जाता है नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस में कि परिवार समाज की पहली इकाई होती है। और मैं एक बहुत भयंकर डेटा आपको प्रस्तुत करूंगा कि जो बच्चे बीते 2010 के बाद यानी 20 तक जो बड़े हुए हैं, यानी इस समय जो 14-15 साल के हैं, तो अगर माँ बाप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बच्चा देर से बोलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये केवल और केवल वो बच्चे को मोबाइल पकड़ाने का नतीजा है। माँ बाप से शुरू होता है परिवार। अगर आप एक गंभीर माँ बाप हैं, पेरेंट हैं, अपने बच्चे को मोबाइल ना दें। 2.5 घंटा 8-8 घंटे बच्चों का एक रिपोर्ट आई है। ये मैं अफवाह या उसके आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, मैं रिपोर्ट्स के आधार पर बेस बना के कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए। आप साथ ही किसी ओल्ड एज होम को भी या तो बनाना शुरू कर दें या उसमें डोनेशन देना शुरू कर दें, ताकि आपका जब बुढ़ापा है तो बच्चा जब मोबाइल लेके बड़ा होकर उड़ के चला जाए तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको बचपन में अपने। अब बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चे सीखते हैं जब उनसे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। मोबाइल में उसको रिस्पॉन्स करने का तरीका क्या मिलता है? वो तो केवल डोपामिन हाई हो रहा है, टक 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 टक। बच्चा बोलना कैसे सीखता है? मैं आपको बताता हूँ, मेरे खुद के परिवार में हम देखते हैं तो बच्चे पहले जो 2.5 साल में बोलने लग जाते थे, वो 4-4 साल तक के होकर के ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कारण यही मोबाइल बच्चों को, लो बाबू मेरी जान छोड़ो। तो बाबू आपकी जान तो अभी छोड़ रहा है, लेकिन आपके बुढ़ापे में जब बाबू जान छोड़ के चला जाएगा तो उस समय आपको देखना होगा, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सामाजिक मुद्दा है। कल की डेट में हमारे पास ये आएगा ही आएगा। तो हम अपनी व्यक्तिगत सोचेबाजी को छोड़ करके एक बार थोड़ा समाज के बारे में सोच लें। और बाकी देखिए, विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, सरकार 12 साल से झेल रही है, आने वाले
50 साल तक उसको झेल लेगी, लेकिन समाज खराब हो जाएगा तो ये हमारी सरकारों के लिए सबसे बड़ी ये फेल्योर होगा, ये हमारे प्रति फेल्योर होगा कि हमने समाज के लिए क्या ठीक है सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब अब पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीर आई है तो इससे पहले ही तो खबर ये भी सामने आई थी कि जब नोएडा में भी प्रोटेस्ट हुआ था तो इसका कनेक्शन भी उससे जुड़ रहा है, तो क्या जरूरी नहीं कि अब कार्रवाई बहुत सख्त हो? नहीं, देखिए रंजना जी, कुछ सरकारी कार्रवाइयां होती हैं सख्त, लेकिन उनका पब्लिकेशन नहीं होता। अगर उनका पब्लिकेशन होगा तो उससे जो है एक न्यूक्लियर इफेक्ट होगा कि दूसरे लोग इफेक्टिव हो जाएंगे, दूसरे लोग उससे परेशान होंगे, दूसरे लोग उस पर, तो ये क्या चेन रिएक्शन कराने में सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ कार्रवाइयां शांति से होती हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स अंदर हो जाते हैं, वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर तो है नहीं कि उनके लिए लोग आंदोलन कर देंगे। तो जो इस तरह की खुराफात करने वाले लोग हैं, जब वो अंदर हो जाते हैं तो शायद वो न्यूज बाहर नहीं आती। सरकार करती है, हम इस प्लेटफॉर्म का उपयोग ये लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए जरूर करेंगे कि देखिए इन चक्रों में ना पड़े। इतनी देर से लाखों लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं और यहाँ पे एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अफवाहों में मत पड़े। हम जीवित व्यक्ति, हम एआई से जन्मित वीडियो नहीं है और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इस चक्करों में ना पड़े, तुरंत रिएक्शन ना दें, बच्चों को अपने मोबाइल से दूर रखें, नहीं तो आपका पूरा परिवार ठीक है इसमें रंजना जी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा साइबर एक्सपर्टीज होते हैं उसमें ये लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का है या नॉर्मल नेचुरल आप प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं। ये इसमें भेद करना बड़ा टफ है, तो सरकार को थोड़ी चीजें, देखिए हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं लेकिन उसके ड्रॉबैक भी हम झेल रहे हैं और हमें आगे झेलेंगे। हम इन चीज को पीछे नहीं ले जा सकते। अब जैसे भाई साहब ने बोला, बाबू हम मोबाइल नहीं छीन सकते बच्चों से, बल्कि ये बढ़ता जाएगा, ये कितनी एक हमारे की तरह बढ़ेगा। अभी आप मोबाइल तो जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की, मैम पेरेंट्स की भी तो हो जाती है ना। लेकिन पेरेंट्स की आप ये बताइए, पेरेंट्स से ज्यादा आप बच्चों को मोबाइल मिला कहाँ से? जब लॉकडाउन के समय में बच्चों को सब चीजें मोबाइल पे आने लगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस विषय पे बात कर रही हूँ कि बच्चों के हाथ में जब गैजेट्स आ गए तो आप ये बताइए कहाँ से उनसे छीनिएगा आप? मेरा बच्चा अगर गैजेट्स चला रहा है, मैं झेल रही हूँ उस प्रॉब्लम को, तो मुझे पता है मेरे मैंने क्या ड्रॉबैक झेला, तो माँ बाप नहीं कर सकते क्योंकि अब आप हर चीज, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी एजुकेशन, सब चीज मोबाइल पे, लैपटॉप पे आधारित है। अब आज जल्दी से अपडेट। देखिए पश्चिमी यूरोप में या विकसित देशों में अब वो अपने बच्चों को स्क्रीन से अलग कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में भी ऐसे दसियों परिवार को मैं जानता हूं जिन्होंने बच्चों को मोबाइल 10 तक से पहले छूने नहीं दिया। सारी सुविधाएं संपन्न है, तो मैं सहमत हो सकता हूं इनकी बात से, लेकिन ये माता पिता की प्राइमरी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। ठीक है, देखिए पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क है और जब सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबरें आती है तो वो सीधा सीधा जमीन पर असर डालती है और इसीलिए सावधानी और सतर्कता आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है।